हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करे, खूब अध्ययन करे, खूब मेहनत करे और आपने जो भी अपने स्वप्न जो संजोए हैं उन स्वप्नों को पूरा करने में लगातार लग जाइए दोस्तों। आज हम फिर वही बात करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किस प्रकार से, कौन कौन से क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में हमने बात की थी। और देखिएगा, हमने यहाँ कूची की बात कर ली और कूची मैंने आपको कहा, कूची जो था आपका मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का जो है उत्तरी केंद्र माना जाता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? दक्षिणी केंद्र की। और दक्षिणी केंद्र बोले तो कौन सा? खोतान। दक्षिणी केंद्र बोले तो कौन? खोतान। खोतान वस्तुतः थोड़ा सा अफगानिस्तान की साइड में, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। खोतान के बारे में पहली चीज क्या याद रखनी है कि खोतान दक्षिणी केंद्र था। कौन सा केंद्र था? दक्षिणी बिंदु है भारतीय संस्कृति का मध्य एशिया में। कहां पर? मध्य एशिया में। इस खोतान के बारे में हमें उल्लेख मिलता है सबसे पहले एक तो तिब्बती साहित्य, और तिब्बती साहित्य में जो है, तिब्बती साहित्य कौन सा? कंग्यूर और तंग्यूर, जिसको लिखा था लामा तारानाथ ने। किसने? लामा तारानाथ ने तिब्बती साहित्य। इस लामा तारानाथ के अनुसार उन्होंने कहा कि खोतान में मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। कौन से वंश का शासन हुआ करता था? मौर्य वंश का यहाँ पर खोतान में क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। प्यारे साथियों, ये बात विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है। और मौर्य शासन में उन्होंने कहा कि अशोक के जो पुत्र थे कुणाल, उन कुणाल, अशोक का पुत्र, माफ कीजिएगा, अशोक के पुत्र जो थे कुणाल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने बात की मौर्य काल की तब मैंने आपको बताया होगा, मैंने कहा कि अशोक का पुत्र जो कुणाल थे, उन अशोक के पुत्र कुणाल को उनकी रानी, अशोक की रानी, जिसका नाम क्या मिलता है? तिष्य रक्षिता। क्या नाम मिलता है? तिष्य रक्षिता। इस तिष्य रक्षिता ने उसको अंधा करवा दिया था। तिष्य रक्षिता ने क्या कर दिया था? अंधा करवा दिया था। इसी कुणाल का एक पुत्र हुआ, कुणाल का पुत्र, और उस कुणाल के पुत्र का नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है बेटा? विजित संभव। देखो क्या नाम मिलता है? विजित संभव, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर विजित जो है वो विजित वस्तुतः उपाधि है ना। खोतान का सबसे प्रतापी राजा था जिसका नाम था संभव। इस संभव ने उपाधि धारण की थी, कौन सी? विजित की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी थी? विजित की उपाधि धारण की थी। और इसी विजित संभव ने, वी से वी याद रखिएगा, इसी विजित संभव ने एक बौद्ध भिक्षुक जिसका नाम क्या मिलता है? विरोचन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस विजित संभव ने एक बौद्ध भिक्षुक, और बौद्ध भिक्षुक का नाम क्या मिलता है बेटा? याद रखिएगा, विरोचन। वी से वी याद रखिएगा। इस विरोचन को खोतान में बुलाया। कहां पर बुलाया? खोतान में बुलाया। और इस विरोचन ने इस विजित संभव के समय खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगली बात समझ में क्लियर है ना? देखिए, विरोचन ने कहा खोतान में क्या किया है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कौन किया है? विरोचन ने किया। किसके समय? विजित संभव। और वस्तुतः कौन सी शाखा? देखो एक बात और ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो है महायान बौद्ध धर्म, जितने भी ये सांस्कृतिक जो केंद्र है, इसमें बौद्ध धर्म की यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा महायान बौद्ध धर्म का क्या होता है? प्रचार प्रसार यहाँ पर होता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी विरोचन का जो सबसे बड़ा सहयोगी था, देखो विरोचन ने बौद्ध धर्म की बात करी है। किसकी बात करी है बेटा? बौद्ध धर्म की बात करी है। तो बौद्ध धर्म की बात करिए तो धर्म क्षेम, मैंने क्या कहा? विरोचन ने बौद्ध धर्म की बात की। और बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? धर्मक्षेम। क्या है? धर्मक्षेम नामक एक और व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। तो विरोचन के साथ में धर्मक्षेम याद रखिएगा। क्या? धर्मक्षेम। इस धर्मक्षेम ने भी खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इस खोतान को, संपूर्ण खोतान को विजित संभव और इन तीनों लोगों ने मिलकर के इस बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया, जिसके बारे में उल्लेख करता है कौन? चीनी यात्री फाहियान। कौन उल्लेख करता है? चीनी यात्री फाहियान। और चीनी यात्री फाहियान ने कहां पर उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा कि चीनी यात्री फाहियान कहां पर उल्लेख करता है? चीनी यात्री फाहियान उल्लेख करता है फोकोकी में। भाई फाहियान का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? फोकोकी।
क्या है, फोको की। इस फोको की में क्या करता है, वो खोतान द्वीप का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, खोतान द्वीप का उल्लेख करता है। और वो खोतान द्वीप का उल्लेख करते हुए कहता है कि जब वो भारत में यहाँ चीन जो है क्या नाम रे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जब वो भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा कि जो फाहियान है, फाहियान का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, धर्माचार्य। क्या होता है, धर्माचार्य। तो धर्माचार्य के रूप में चीन से आया था, कहां, लगभग चौथी शताब्दी में। कब, चौथी शताब्दी में आ गया था। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। तो उस समय वो कहता है कि जब वो गया था तो देखिए कितना घूम के आया है ये, यहां से, चीन से यहां खोतान द्वीप होते हुए भारत आता। यूं देखो, कहां से, चीन से रवाना हुआ, और चीन से रवाना होने के बाद में ये पूरा का पूरा खोतान द्वीप होते हुए यहां पर आता है। और कहां पर आएगा, वो नालंदा विहार की बात करता है। नालंदा विहार में अध्ययन के लिए, वहां पर कुछ बौद्ध धर्म के बारे में विशद रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो वहां पर आता है। आगे बात समझ में। तो वो खोतान का उल्लेख करता है, और खोतान का उल्लेख करते हुए वो कहता है कि खोतान में चारों ओर, चहु और जहां कहीं पर भी मैं देखता हूं तो वहां पर बौद्ध ही धर्म, बौद्ध धर्म दिखाई देता है, बौद्ध धर्म प्रचलित है। प्रत्येक घर घर के सामने पेगोड़ा बने हुए हैं। पेगोड़ा बोले तो क्या, मंदिर। क्या, मंदिर। प्रत्येक घर के सामने क्या बने हुए, पेगोड़ा बने हुए। और उस समय वो बात करता है कि खोतान में लगभग देखिएगा किसकी बात करता है, वो खोतान द्वीप की बात करता है। किसकी, खोतान की बात करता है। खोतान कहां, भारतीय कला संस्कृति का दक्षिणी केंद्र, भारतीय कला संस्कृति का कौन सा, दक्षिणी केंद्र। इसी दक्षिणी केंद्र की बात करते हुए वो कहता है कि खोतान के प्रत्येक घर के सामने बौद्ध पेगोड़ा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बौद्ध पेगोड़ा बने हुए। पेगोड़ा का मतलब क्या है, मंदिर है। पेगोड़ा का मतलब यहां पर क्या है, मंदिर। और वो क्या कहता कि उस समय लगभग खोतान में कितने, 14 बौद्ध विहारों की बात करता है। 14 बौद्ध विहार की बात करता है। कौन बात करता है, फोकोकी में करता है। कौन करता है, फाहियान करता है। और इन 14 बौद्ध विहारों में से सबसे बड़ा जो विहार है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देखो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, इस फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न, कि जो इन 14 विहारों में से किसका विहार कौन से विहार का उल्लेख करता, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो बात करता है यहाँ पर गोमती विहार की। किसकी बात करता है, गोमती विहार की बात करता है। ठीक है ना, गोमती विहार की बात करता है। किसकी बात करता है, गोमती विहार की बात करता है। कौन बात करता है भाई साहब, बात करता है फाहियान। कहां पर करता है, अपने ग्रंथ फोकोकी में। और वो कितने, वो 14 बौद्ध विहारों की बात करता है। सबसे बड़ा विहार कौन सा बताया, गोमती विहार। और वो कहता है कि यहाँ उस समय लगभग देखिए, उस समय 399 ईस्वी के आसपास जो है, ऐसा कहता है कि साहब यहां पर लगभग 3000 बौद्ध भिक्षुक अध्ययन करते थे इन विहारों में। कितने, 3000 बौद्ध भिक्षुक जो है यहां पर क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की अनेक रथ यात्राएं निकलती हैं। बौद्ध धर्म की अनेक रथ यात्राएं निकलती हैं। और जब रथ यात्राएं निकलती है तो वहाँ खोतान के राजा, खोतान के शासक और खोतान की समस्त जनता नंगे पांव होकर के उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन रथों का भव्य स्वागत करते हैं। ये सारी की सारी बातें कौन करता है, फाहियान करता है। कौन करता है, फाहियान करता है। कहाँ पर करता है, फोकोकी नामक ग्रंथ में ये सारी बातें करता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। देखिएगा, खोतान की बात कर लेते हैं। खोतान
मध्य एशिया में, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का दक्षिणी केंद्र था, दक्षिणी केंद्र। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं तो उल्लेख, पहला उल्लेख एक तो हमें मिलता है कंग्यूर तंग्यूर में, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर तंग्यूर क्या है बेटा? ग्रंथ है। ठीक है, तिब्बती साहित्य है। ये किसने लिखा? लामा तारानाथ ने। ठीक है, और दूसरा हमें ग्रंथ फोको की, फोको की। यहाँ पर विशेष रूप से क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात हम बात कर रहे हैं, पहली बात मैंने आपको कहा कि तिब्बती साहित्य कंगूर और तंग्यूर, जिसके लेखक कौन थे? तारानाथ, लामा तारानाथ। इन लामा तारानाथ ने कहा कि मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। खोतान में किसका शासन था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का शासन किस प्रकार से? कुणाल के पुत्र, माफ कीजिएगा, अशोक के पुत्र जिसका नाम क्या था? कुणाल। और इस कुणाल के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? विजित संभव। इस विजित संभव को खोतान का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। विजित उसकी क्या हुआ करती थी? उपाधि हुआ करती थी। ये बात कंग्यूर तंग्यूर के अनुसार लिखी गई है। ठीक है, आ गई बात समझ में? कंग्यूर तंग्यूर के लेखक, कंग्यूर तंग्यूर के लेखक लामा तारानाथ, लामा तारानाथ के अनुसार के अनुसार यहाँ मौर्य वंश का शासन था, मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, और मौर्य वंश में किसका शासन बेटा? ध्यान रखना, मौर्य वंश का शासक था कौन? अशोक का पुत्र कुणाल, जिसे किसने अंधा करवाया था? तिष्य रक्षिता ने। ये वही तिष्य रक्षिता है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाने का कार्य किया था। जिसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटाने का कार्य किया था। बोधि वृक्ष को पहली बार काटने का श्रेय किसको जाता है? तिष्य रक्षिता, जो कि अशोक की क्या हुआ करती थी? पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष को कटाने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? तिष्य रक्षिता, जो कि किसकी पत्नी थी? अशोक की पत्नी थी। किसकी? अशोक की पत्नी थी। इसी अशोक की पत्नी ने अशोक के पुत्र कुणाल को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। क्या करवा दिया था? कुणाल को अंधा करवा दिया। और कुणाल का पुत्र जिसका नाम क्या था? विजित शंभु, उसने जाकर के कहां पर साम्राज्य स्थापित किया? खोतान में। ये बात कहता कौन है? लामा तारानाथ कहता है। कौन कहता है? लामा तारानाथ कहता है। कहां पर कहता है? कंगूर तंगूर में। कैसा है? तिब्बती साहित्य है। ठीक है ना। तो मौर्य वंश का शासन था। अशोक के पुत्र, अशोक के पुत्र, और अशोक के पुत्र का नाम क्या? कुणाल। अशोक के पुत्र कुणाल का पौत्र, और पौत्र का नाम क्या है? विजित संभव। क्या नाम था? विजित संभव।
ठीक है, विजित संभव, जो कि खोतान का सबसे प्रतापी शासक हुआ। खोतान का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक हुआ। सबसे प्रतापी शासक हुआ। आ गई बात समझ में? विजित संभव सबसे प्रतापी शासक था, कहाँ का? खोतान का। महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विजित जो है ना, ये इसकी क्या है? उपाधि है। क्योंकि खोतान के जो सब प्रतापी जो शासक हुआ करते थे, वो अपने नाम से पूर्व विजित नामक क्या है? उपाधि धारण करते थे। विजित नामक उपाधि धारण करते थे। विजित संभव ने भारत से विरोचन नामक बौद्ध भिक्षु को निमंत्रित किया। या निमंत्रण भेजा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहां पर एक बात और क्या याद रखेंगे कि धर्मक्षेम नामक व्यक्ति, ठीक है, ये विरोचन का सहयोगी था और इन दोनों ने मिलकर के वहां पर महायान बौद्ध शाखा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, विरोचन अपने सहयोगी धर्मक्षेम के साथ खोतान आया तथा महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार किया। महायान बौद्ध का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये हमने बात कर ली। क्या बात कर ली बेटा कि कंग्यूर तंग्यूर में क्या उल्लेख मिलता है, किस प्रकार की चीजें मिलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फाहियान की। फाहियान किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? फाहियान की बात कर लेते हैं। फाहियान, ठीक है, ठीक है। फाहियान की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फाहियान का ग्रंथ का नाम क्या था? फाहियान के ग्रंथ का नाम है फोकोकी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। फाहियान का शाब्दिक अर्थ पूछा जा चुका है, याद रखिएगा फर्स्ट ग्रेड में शाब्दिक अर्थ पूछा जा चुका है। फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य। क्या आता है? धर्माचार्य। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय जब वह
भारत आया तो खोतान द्वीप होते हुए पहुंचता। खोतान द्वीप, ठीक है, होते हुए भारत आया। कहां पर आया? भारत आया। ठीक है, क्या उल्लेख करता है? वो कहता है कि खोतान में चहु और बौद्ध धर्म प्रचलित था। खोतान में चहु और बौद्ध धर्म प्रचलित था। खोतान के प्रत्येक घर के सामने पेगोड़ा मंदिर बने हुए थे और उस समय खोतान में लगभग लगभग 14 बौद्ध विहार बने थे। तो उसके अनुसार खोतान में चहु और बौद्ध धर्म फैला हुआ था। कौन सी? महायान शाखा का प्रभाव था। महायान बौद्ध शाखा का उल्लेख करता है। बौद्ध शाखा का उल्लेख करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या कहता है कि खोतान के प्रत्येक घर के सामने खोतान के प्रत्येक घर के सामने बौद्ध पेगोड़ा बने हुए हैं। पेगोड़ा का मतलब याद रखना बेटा, मंदिर होता है। ठीक है, ठीक है। पेगोड़ा का मतलब क्या होता है? मंदिर। अभी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, पेगोड़ा का मतलब क्या है? मंदिर। और वो क्या कहता है कि उस समय
उस समय खोतान में चौदह बौद्ध विहार थे। बौद्ध विहार थे। जिनमें तीन हजार कितने 3000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बन जाती है, ध्यान रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या कि समस्त विहारों में, ये इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, समस्त विहारों में गोमती विहार, कौन सा? गोमती विहार कौन सा विहार? गोमती विहार। कौन सा विहार? गोमती विहार। ठीक है, सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से विहार की बात कही है उसने, खोतान के कौन से विहार की बात कही है? तो याद रखना बेटा, कौन से विहार की? गोमती विहार की बात करता है। कौन से विहार की? गोमती विहार की। अगली बात समझ में, फाहियान कौन? फाहियान खोतान में और क्या बात करता है? बौद्ध रथ यात्राओं की, है ना, धर्म, बौद्ध धर्म की रथ यात्राओं के बारे में भी वो क्या करता है? उल्लेख करता है। बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की रथ यात्राओं का उल्लेख करता है। रथ यात्राओं का उल्लेख करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फैक्ट बन जाता है कि क्या क्या उल्लेख किया है फाहियान ने। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बताया है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा केंद्र किसको बताया? फाहियान ने खोतान को बताया। किसको बताया? खोतान को बताया। वो कहता है कि वहां पर उस समय कुल 14 विहार हुआ करते थे। कितने? 14 विहार हुआ करते थे। आगे बात समझ में, और उनमें से सबसे बड़ा गोमती विहार था। खोतान को मध्य एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बताया है। बड़ा केंद्र बताया है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि पेगोडा क्या चीज होती है, तो मैं आपको पेगोडा दिखाने वाला हूं। क्या चीज है? पेगोडा क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये देखिए, आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये क्या है? आपका पेगोडा है। ठीक है, क्या है ये? पेगोडा है। दिख गया कितना भव्य होता ना, कितना। ये तो खैर आधुनिक तस्वीर है कि उस समय आकृति जो होती थी ना, वो आकृति ठीक इसी प्रकार की होती थी। ठीक है ना, आगे बात समझ में, देखो बहुत सुंदर होता है। ठीक, इसके अंदर बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। ठीक है ना, और बौद्ध भिक्षुक निवास करने के बाद में वो वहां पर क्या करते थे? अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे। आपने जीवन में यदि कभी विपश्यना किया है,
ठीक है ना। तो विपश्यना जिसने किया तो उसको पेगोड़ा के बारे में पता होगा। देखो अंदर सामने जाते हैं तो पूरा भरा पूरा कक्ष होता है, फिर छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे कक्ष होते हैं, केवल इतना सा जिसमें से हवा आ जाए, श्वास आ जाए, इतनी सी अलमारी की जगह होती है, बाकी उसमें बैठ करके लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो पेगोड़ा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पेगोड़ा कहलाता है। इस तरीके का देखो ये क्या है? बौद्ध पेगोड़ा है बेटा। ये आपका क्या है? बौद्ध पेगोड़ा है। बौद्ध पेगोड़ा, ठीक है। पेगोड़ा क्या होता है? जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये स्पेशल हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखो इस तरीके का बौद्ध आपका ये क्या है? बौद्ध पेगोड़ा है, ठीक है। एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं पेगोड़ा की। ये देखो ऊपर वाला ये जो भाग होता है ना, ये बड़ा ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये बड़ा आपका क्या है? सुंदर होता है, बड़ा भव्य होता है, ठीक है ना, पेगोड़ा का, ठीक है। देखिए आप, ये देखो ये आपका क्या है? पूरा का पूरा बौद्ध पेगोड़ा है। ये देखिएगा, ये आपका क्या है? बौद्ध पेगोड़ा। इस तरीके का देखो कितना भव्य है ना, कितना सुंदर है ना, ठीक है। पेगोड़ा क्या है? ये पेगोड़ा है। आगे बात समझ में क्लियर है? हमने जो है मौर्यकालीन इतिहास के दौरान, कला संस्कृति के दौरान कुछ बात करी थी पेगोड़ा की, ठीक है ना। स्तूप, विहार, पेगोड़ा, इस तरीके की चीजें, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का बिल्कुल ठीक थोड़ा सा स्तूप की भांति ही होता था, ठीक है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक रह करके यहाँ पर क्या करते थे? अध्ययन अध्यापन करते थे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, देखो किसकी? आयान की बात कर ली, गोमती विहार की बात कर ली। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, देखो किसकी? चीन की। देखिएगा अब हम कहां पर चल रहे हैं? चीन वाले जो है काल में चल रहे हैं कि चीन में किस प्रकार से वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं ना चीन की, तो चीन के साथ में भारत के पहले से ही व्यापारिक संबंध, आजकल तो चीन का नाम लेते ही, बात करते ही भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी से ही, ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी से ही जो है चीन और भारत के क्या थे? व्यापारिक संबंध रहा करते थे। आगे बात समझ में। और इन व्यापारिक संबंधों का उल्लेख सर्वप्रथम कौन करता है? कौटिल्य करता है अपने अर्थशास्त्र में। कौन करता है? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक बात कही है, चीन से आने वाले रेशम के बारे में उल्लेख करता है। और चीन से आने वाला रेशम क्या कहलाता था? चीनी पट कहलाता था। देखो ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहलाता था आपका? चीनी पट कहलाता था। उल्लेख हमें कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलते हैं सबसे पहली बार। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चीनी साहित्य के अनुसार लगभग 217 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, लगभग 217 ईसा पूर्व में ही, इस ईसा पूर्व में जो है भारत से यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रवेश कर चुका था। कहां पर? चीन में। लेकिन उस समय ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा जो है लोग उससे प्रभावित नहीं थे। इस प्रकार से ये बात हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज और याद रखिए, देखिएगा हम चीनी जो सिल्क है, इस चीनी सिल्क का उल्लेख करता है कौन? करता है कालिदास भी चीनी सिल्क का उल्लेख करता है। इस चीज को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। लगभग 65 ईस्वी में, लगभग 65 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था, यहाँ का देखो चीन का जो शासक है, इस चीन के शासक का नाम क्या है? मेंगती। मैंने आपको कहा ना चीन का शासक था जिसका नाम क्या था? मेंगती। अब देखो यहां से होती है कहानी शुरू। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। देखिएगा हम बात कर रहे हैं चीन की।
हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? चीन की बात कर रहे हैं। चीजों को समझिएगा, चीन, चीनी चोर। चीन का शासक हुआ 65 ईस्वी में। 65 में चीन का एक शासक था, और चीन का शासक था, उसका नाम क्या था? मेंगती। क्या था? मेंगती साहब थे, है ना। अब आप देख रहे होंगे साहब, गुरुजी ने, भाई साहब ने इसको लिटा क्यों दिया, है ना। चीन का एक शासक था जिसका नाम क्या था? मेंगती शासक था, ठीक है ना। ये मेंगती, एक बार ऐसा कहा जाता है कि रात में स्वप्न में जो है, ये रात को सो रहा था, रात को सो रहा था, और सोते सोते इसको स्वप्न आया। क्या आया? सपना आया। और इस सपने में ऐसा कहा जाता है कि इस स्वप्न में उसे एक भयानक, बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष के जो है दर्शन हुए। देखो मेंगती क्या कर रहा है? मंगती नहीं, मेंगती क्या कर रहा है बेटा? मेंगती ये कर रहा है कि स्वप्न में सो रहा है आराम से, मस्ती से, और सोते सोते उसको रात को क्या हुआ? स्वप्न आया, और स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के जो है क्या हुआ? उसको दर्शन हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ तो सुबह सुबह उठते ही उसने अपना एक दरबार लगवाया। सुबह उठा, ये लो, उठ गया, ज्यादा ही उठ गया, ठीक है। चीन वाले ऐसे थोड़ी जाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। तो जब सुबह उठा तो उसे स्वप्न में जो दिव्य पुरुष दिखाई दिया था, उस दिव्य पुरुष के बारे में अपने मंत्रियों के साथ में उसने क्या करी? सलाह करी। मंत्रियों के साथ में उसने क्या करी? सलाह करी। और मंत्रियों के साथ में जब उसने सलाह करी तो मंत्रियों ने उसको कहा कि जिस दिव्य पुरुष के आपको स्वप्न आए हैं, जिस दिव्य पुरुष के आपको क्या है? स्वप्न आए, वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं है, वो तो भगवान बुद्ध हैं, जो कि भारत में इस समय है। कहां पर है? भारत में है। तो अब देखो, अब लालसा, अंदर लालसा जागी ना, अंदर लालसा जागी कि नहीं जागी? उसने कहा यार, मेंगती ने कहा कि भाई साहब, इतना बड़ा दिव्य पुरुष जो मुझे रात को स्वप्न में आया, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मुझे इसके बारे में क्या चाहिए? जानकारी चाहिए। तो मेंगती ने क्या किया? मेंगती ने गौतम बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक दूत मंडल, इस मेंगती ने, है ना, पता नहीं चीन का नाम आते ही मंगता क्यों आ जाता मुंह से, है ना। मेंगती ने, किसने? इस मेंगती ने एक दूत मंडल भेजा बेटा, ध्यान देना। मेंगती ने एक क्या भेजा? दूत मंडल भेजा। और दूत मंडल कहां भेजा? उसने भारत भेजा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कहां पर भेजा? भारत में भेजा। क्यों भेजा? भगवान बुद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते थे, भगवान बुद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते थे। तो अब वो दूत मंडल जब कहां पर आया? भारत आया। कहां पर आया? भारत आ गया। अब देखो, ये शिक्षा के केंद्र मैंने जानबूझ के बताए थे आपको, ताकि ये अभी हमको हमारे काम आएंगे। जब ये चीन से दूत मंडल यहां भारत आया, चीन से ये दूत मंडल कहां आया? भारत आया। तो भारत में उस समय देखो, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो क्या था? नालंदा। भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र किसको मानते हैं हम? नालंदा। क्योंकि नालंदा विहार को महायान बौद्ध शाखा का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो नालंदा से दो बौद्ध भिक्षुक थे, नालंदा के दो बड़े विद्वान थे नालंदा के, और उसका नाम क्या था? देखो, यहां भारत से व्यक्ति जा रहा है, कहां जा रहा है? चीन जा रहा है ना। और चीन को जाकर के क्या बोलेगा बेटा? एक तो उसको धर्म की बात बताएगा। किसकी बात बताएगा? भारत से चीन जा रहा व्यक्ति, तो क्या बताएगा? देखो, इन चीजों को, शब्दों को दिमाग में बिठाना। भारत से चीन जाएगा तो क्या करेगा बेटा? धर्म की बात सिखाएगा चीनियों को। अरे चीनी, तुम सुधर जाओ, है ना, चीनी तुम सुधर जाओ। तो क्या याद रखिएगा कि धर्म रत्न, क्या नाम मिलता है? धर्म रत्न। और दूसरा का, चीनी को क्या धर्म की बात कही, इसलिए क्या कहा? धर्म रत्न। क्या यदि तुम नहीं सुधरे ना तो हमारा माथा खराब हो जाएगा। तो उससे याद रखिएगा, मातंग कश्यप। नालंदा विहार के दो महान बौद्ध विद्वान, एक तो धर्म रत्न और दूसरा कौन सा बेटा? मातंग कश्यप। ये दोनों के दोनों, मातंग कश्यप और धर्म रत्न जो है, यहां इस दूत मंडल के साथ में कहां पर गए? चीन गए। देखो, भारत आए, कहां पर आए? नालंदा।
ठीक है। और नालंदा के 2 लोग कौन कौन से, एक तो बेटा याद रखना धर्मरत्न, और दूसरा क्या है मातंग कश्यप, ठीक है। तो इन मातंग कश्यप इन दोनों को कहां पर लेके गए, चीन चले गए। कहां लेकर के गए, चीन गए। अब ऐसा कहा जाता कि जब ये चीन गए थे ना, जब चीन गए थे तो चीन गए थे तो उस समय क्या हुआ था, उस समय ये हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों दूत जो है ये सफेद अश्व के ऊपर, सफेद घोड़े के ऊपर, अश्व का मतलब क्या होता है सफेद घोड़ा, ये दोनों के दोनों लोग देखो क्या, दोनों जो है श्वेत अश्व के ऊपर, श्वेत अश्व के ऊपर जो है बैठ करके गए, श्वेत अश्व पर बैठ कर गए। किस पर, श्वेत अश्व पर बैठ करके गए दोनों के दोनों लोग। कहां पर गए, चीन। कहां पर गए, चीन गए। और चीन का शासक कौन था, मेंगती। कौन था, मेंगती शासक था। कौन था, मेंगती शासक था। पता नहीं चीन का नाम मेंगती है ना, ठीक है। शासक का नाम क्या, मेंगती, मंगती नहीं है भाई, वो बार बार वो समझ रहे हो ना, ठीक है। ध्यान से तो चीन का शासक कौन था, मेंगती। इस मेंगती ने जब इनको श्वेत अश्व के ऊपर धारण जो है बैठे हुए देखा तो बड़ा उसको लगा यार गजब, है ना। इसीलिए इन दोनों के सम्मान में मेंगती ने, किसने, मेंगती ने, बेटा ध्यान रखना, किसने, मेंगती ने यहाँ चीन में एक विहार की स्थापना करवाई। कौन सी, श्वेताश्वर। कौन सा विहार बेटा, श्वेताश्वर विहार की स्थापना करवाई। इन दोनों के लिए एक नया विहार बनाया। किसने बनाया था, मेंगती ने बनाया था। किसने बनाया था, मेंगती ने बनाया। कौन सा, श्वेताश्वर विहार। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, श्वेताश्वर विहार की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, मेंगती के द्वारा। किसके लिए, धर्मरत्न और मातंग कश्यप दोनों कहां के विद्वान थे, नालंदा के विद्वान थे। तो पहली बार एक तरीके से यदि हम बात करें, ठीक है ना, एक तरीके से हम लोग बात करें तो पहली बार भारत से 2 दूत जा रहे हैं बौद्ध धर्म के, एक तो धर्मरत्न और दूसरे मातंग कश्यप। किसके शासनकाल में गए, मेंगती के शासनकाल में। और मेंगती जो भारत जो है चीन में शासक हुआ था लगभग 65 ईस्वी में। आगे बात समझ में क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए। चीन वाला आपको याद रखना कि चीन वाले क्या थे, बार बार नहीं बोलूंगा शब्द, आपको पता है, समझ गए। चलिए आगे हम यदि बात करते हैं तो फिर उसके बाद में देखो लगातार क्या है, लगातार चीन में बौद्ध धर्म का क्या होता रहा, प्रचार प्रसार होता रहा। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने भाई पानी वानी पीना पड़ता है बुढ़ापे में। देखो तो अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में वहां पर खूब महायान शाखा का चीन धर्म में क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, आप लोगों को पता हो। तो फिर उसके बाद में खूब सारे लोग, है ना, यहाँ चीन से भारत आने लगे बौद्ध धर्म के बारे में विशद रूप से जान प्राप्त करने के लिए। और विशेष रूप से आपको पता है तो फाहियान आया 399 ईस्वी में आया था। कब आया था, 399 ईस्वी में। उसके बाद यदि हम बात करें तो फाहियान जब वहां से भारत से वापस जब गया, कहां पर गया, चीन गया, तो जो 4वीं शताब्दी थी ना, इस 4वीं शताब्दी में चीन का एक शासक था 4th सेंचुरी में। देखिए पहले कहानी समझ लो बेटा, 4th सेंचुरी 4वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में चीन में एक शासक हुआ था। और उस चीन के शासक का नाम मिलता है लियांग बूती। क्या नाम मिलता है बेटा, लियांग बूती। क्या नाम मिलता है, लियांग बूती। इस लियांग बूती ने चीन संपूर्ण के संपूर्ण चीन में, कहां पर, चीन में, इस लियांग बूती ने इस चीन का राष्ट्रीय धर्म, चीन का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। क्या चीज, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। राष्ट्रीय धर्म क्या कर दिया बेटा, घोषित कर दिया। किसने घोषित किया, लियांग बूती ने। किसने घोषित किया, लियांग बूती ने बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को
कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म जो है घोषित कर दिया। किसने? लियांग बूती ने किया है। कब किया है? चौथी शताब्दी में। कब किया है? चौथी शताब्दी में। आगे बात समझ में। उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, एक विशेष और महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि लियांग बूती ने टांग ऊंची उठाई। क्या उठाई? टांग ऊंची, है ना। इसी टांग से याद रखिएगा, टांग, टांग से क्या याद रखेंगे? टांग। तो तांग वंश का शासनकाल चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहलाता है, गोल्डन एरा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्डन एरा कहलाता है। अगली बात समझ में, तांग वंश, कौन सा वंश? तांग वंश। बेटा ये याद रखना, तांग वंश जो है स्वर्णिम युग कहलाता है। क्या? स्वर्णिम युग, स्वर्णिम युग कहलाता है। किसके लिए कहलाता है? बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। तांग वंश का शासनकाल जो था वो क्या कहलाता है? स्वर्णिम युग कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली किसकी? चीन की बात कर ली है। सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बात और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अब तो प्राचीन भारत का एक तरीके से लास्ट टॉपिक माना जाता है, विशेष रूप में एक तरीके से बात करें तो, ठीक है ना। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। इजी वे में समझ में ना तो आता है और ना किसी के आने देता है। मैंने प्रयास ये किया है अब तक कि आपको चीज़ों को बहुत व्यवस्थित करके, एक एक चीज़ आपको दिखा करके, एक एक चीज़ दिमाग में कहानी के माध्यम से आपके सेट करके ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है याद करवा दी जाए। अब ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए सफल कितना हुआ है ये तो आप लोग ही जानते हैं। बाकी मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए, मैंने इसीलिए आपको एक कहानी के माध्यम से हर एक चीज को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो देखिएगा, हम बात कर लेते हैं चीन में। ठीक है, देखो चीन में क्या याद रखना है विशेष रूप से कि चीन का शासक था 65 ईस्वी में। कौन था? मेंगती। कौन नाम था उसका? मेंगती। देखिएगा कि प्राचीन काल से ही चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध थे। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है, पहली बात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, देखो ध्यान से सुनना, चीन से आने वाला जो रेशमी वस्त्र होते थे उनको क्या कहा गया है? चीनी पट। अर्थशास्त्र में क्या? चीन से आने वाला रेशम, चीन से आने वाला रेशम और चीन से आने वाला रेशम क्या कहलाता था बेटा? चीनी पट। चीनी पट कहलाता था। चीनी पट का उल्लेख है। इसके अलावा याद रखना कि कालिदास भी अपने ग्रंथों में, ठीक है, महाकवि कालिदास, ठीक है, गुप्त काल के आसपास, गुप्त काल में, ठीक है, तो कालिदास भी अपने ग्रंथों में चीन से आने वाले रेशम के बारे में वो जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में।
अगली बात क्या, मैंने आपको कहा कि चीनी साहित्य, कौन सा, चीनी साहित्य के अनुसार लगभग 217 ईसा पूर्व, लगभग कब, 217 ईसा पूर्व में ही जो है भारत से चीन जो है बौद्ध धर्म जो था वो भारत से चीन चला गया था। वहां पर उस समय चीन में ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलने लग गई थी कि बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, लेकिन उस समय ज्यादा व्यापक रूप से वहां पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, ठीक है। तो चीनी साहित्य के अनुसार, चीनी साहित्य के अनुसार 217 ईसा पूर्व में ही, 217 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म भारत से चीन में प्रवेश कर चुका था, भारत से चीन में प्रवेश कर चुका था। ठीक है, लेकिन व्यापक रूप से प्रचार प्रसार इसका नहीं हो पाया, ठीक है। याद रखना कि चीनी सिल्क, चीनी रेशम का उल्लेख किसने किया, कालिदास ने भी किया है। सिक्सटी 65 ईस्वी में चीन का शासक मेंगती हुआ, ठीक है, जिसे स्वप्न में जिसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य पुरुष के दर्शनों में इसके मंत्रियों ने दिव्य पुरुष भारत के गौतम बुद्ध को बताया। मेंगती ने एक दूत मंडल भगवान बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने हेतु, भगवान बुद्ध की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत भेजा। कहां पर भेजा, भारत। अब देखो ये दूत मंडल कहां पर आ गया, भारत आ गया। जब ये यहां से भारत से वापस जा रहे थे तभी ही उन्होंने क्या किया, देखो मैंने आपको बताया ना, देखिए नालंदा और नालंदा के दो महान विद्वान धर्मरत्न और मातंग कश्यप, इन दोनों को अपने साथ में लेके गए। कहां पर लेके गए, चीन में।
कहाँ लेके गए? चीन में। वापस जाते समय यह दूत मंडल अपने साथ नालंदा के दो बौद्ध विद्वान धर्मरत्न वे मातंग कश्यप। ठीक है, धर्मरत्न वे मातंग कश्यप को चीन ले गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या याद रखना है कि जब ये दोनों कौन, धर्मरत्न और मातंग कश्यप जब कहाँ गए, चाइना गए, चीन गए, तब कहाँ क्या करा था? श्वेत अश्व के ऊपर जो है बैठ करके गए थे। किस पर? श्वेत अश्व पर बैठ करके गए थे। इसीलिए इनके लिए, इनके सम्मान में मेंगती ने वहां पर श्वेताश्वर, कौन सा? श्वेताश्वर नामक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई। ठीक है, ये दोनों विद्वान चीन जाते समय श्वेत अश्व पर बैठ कर गए। श्वेत अश्व पर बैठ कर गए। ठीक है, श्वेत अश्व पर बैठ कर गए, जिससे प्रभावित होकर मेंगती ने इनके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनेगा बेटा। विहार का नाम पूछ लेंगे। विहार का नाम क्या था? श्वेताश्वर विहार। श्वेताश्वर विहार बनवाया। चलिए आगे कुछ विशेष बातें क्या कि चौथी शताब्दी में, फोर्थ सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में चीन के शासक लियांग बूती, क्या याद रखोगे? चीन के शासक क्या नाम था? लियांग बूती। ठीक है, लियांग बूती ने बौद्ध धर्म को चीन का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। चीन का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया।
ठीक है। और लास्ट बात दोस्तों आज की क्लास की, क्या याद रखना कि तांग वंश का शासनकाल, किसका? तांग वंश का शासनकाल चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहलाता है। क्या कहलाता है? चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहलाता है। तांग वंश का शासनकाल, तांग वंश का शासनकाल चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमने आज बात कर ली चीन की, ठीक है, और हमने बात करी थी खोतान की। यहाँ तक किसी को आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी की बातें हमारी अगली कक्षा में हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताना बाकी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।